जय हिंद दोस्तों। साथियों, वेलकम टू मानव क्लासेस प्रयागराज। साथियों, आज हम भारतीय संविधान आपको पढ़ाएंगे। इस बेसिक क्लास का उद्देश्य है कि हमारे बहुत से साथी हैं जिनको भारतीय संविधान में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। उस भ्रम को दूर करने के लिए इस बेसिक क्लास को देखें। जब बेसिक क्लास को देखेंगे तो उनको संविधान का मूल स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाएगा। जब जड़ उनकी मजबूत हो जाएगी तब वो जब एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे तब उनको समझ में आएगा। क्योंकि अक्सर करके संविधान में लोग बहुत भ्रमित रहते हैं कि कौन सा आर्टिकल है, कैसे है, कहाँ से है, कैसे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो इन सारे कन्फ्यूजनों को दूर करने के लिए हमने इस क्लास को डिज़ाइन किया है। आइए इस क्लास को देखते हैं। एकदम बेसिक SCERT बुक है मित्रों। इस क्लास से जुड़िए और इसको देखिए, पढ़िए। आइए देखिए, हमारा आज का पहला क्लास है ये भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हमारा संविधान, आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, क्या आप बता सकते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में किसका शासन था? आज़ादी से पूर्व भारत में अंग्रेज़ों का राज था। अंग्रेज ही तय करते थे कि भारत के लोगों के लिए कानून कैसे बनेगा और कौन उन्हें लागू करेगा। यहाँ का शासन उस तरह चलता था जिस तरह इंग्लैंड की सरकार उसे चलाना चाहती थी। उसी समय से कई भारतीय सोच रहे थे कि यह बात ठीक नहीं है, किसी दूसरे देश के लोग हमारे लिए कानून व नियम कैसे बना सकते हैं। उन्होंने इस बात के लिए स्वतंत्रता संघर्ष शुरू किया कि भारत के लोगों को स्वयं अपने कानून बनाने और अपना शासन चलाने का हक मिले। कैसे बना हमारा संविधान, ये वो पल देखिए जवाहरलाल नेहरू संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए। ये उस समय की कैसे बना हमारा संविधान, देखिए, बहुत ही अच्छा दृश्य दिखाया गया है। इतने बड़े देश के लिए ये बातें सोचना कोई आसान काम नहीं था। कोई एक व्यक्ति इस काम को अकेला कर भी नहीं सकता था। भारत के हर प्रांत के पुरुषों एवं महिलाओं ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। इसलिए यह भी जरूरी था कि नियम कानून बनाने में हर प्रांतों के पुरुषों एवं महिलाओं यानी सभी लोगों का हाथ या सहयोग हो। इस काम को करने के लिए सन 1946 में एक संविधान सभा बनाई गई। इसमें 389 लोग थे जो भारत के हर प्रांत से आए थे। कुछ लोग जिनके नाम आपने सुने होंगे वह थे, जैसे सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी, पंडित मौलाना अबुल कलाम हो गए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू हो गए, HB काथम। इस सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए, सुपर टेट में यही पूछा था, अस्थाई अध्यक्ष। ठीक, देखिए एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन कैसे यहाँ उठा के पूछ रहा है। यहीं से जो लोग कहते हैं बेसिक एडवांस से ही सारा क्वेश्चन पूछता है, तो मैं नहीं कहता हूँ कि एडवांस मत आप पढ़िए, लेकिन पहले बेसिक पढ़िए उसके बाद एडवांस पढ़िए। देखिए, ये देखिए अध्यक्ष दिखा रहा है ना। संविधान सभा की एक प्रारूप समिति, ठीक, अंजिबाऊ उप जजमम मध्य भी बनी जिसने संविधान लिखने का काम किए। इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ठीक, इस संविधान के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद ही अपने देश में लोगों द्वारा चुनी गई सरकार का शासन शुरू हुआ। इसीलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को क्यों ही मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। ये क्वेश्चन ही आपके यहाँ से तैयार हो गया, ये भी पूछता है एग्जाम में। अब देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भी प्रतिभाग किया था। इन्होंने गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग किया था। वह मानते थे कि दलितों के सामाजिक उत्थान के लिए उनकी राजनीतिक भागीदारी आवश्यक है। इसलिए उन्होंने दलितों के लिए अलग से निर्वाचन की मांग की, जिसके फलस्वरूप विधानमंडलों में दलितों के स्थान आरक्षित कर दिए गए। ठीक, उनका ही प्रयास है। उसके बाद आगे देखिए,
आपने शायद कभी किसी को यह कहते सुना होगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका मतलब यह है कि सरकार बनाने और बदलने में सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रपति, जैसे लोकतांत्रिक देश हो गया तो इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितने भी ऊंचे पद पर हो अपने मन से काम नहीं कर सकता। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, ठीक। यहाँ तक कि पूरी सरकार भी अपनी मनमानी नहीं कर सकती। जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार होती है वहाँ एक संविधान होता है। संविधान में देश के कामकाज के बारे में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार ही काम करना पड़ता है। संविधान में यह भी लिखा है कि यदि कोई भी गैर संवैधानिक यानी संविधान में लिखी बातों के खिलाफ काम करता है तो इसके बारे में क्या किया जाना चाहिए। हमारे संविधान में इसका आगे उल्लेख किया गया है। हमारा संविधान, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। देखिए क्वेश्चन इसी में ऐसे क्वेश्चन रखा हुआ है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें आवश्यकता पड़ने पर संशोधन में परिवर्तन किया जा सकता है। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी। अब वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। इम्पोर्टेंट है ये। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है तो 12 है, ठीक। अब आगे आइए देखते हैं। आइए जाने हमारे संविधान में क्या है। सबसे पहले हमारे संविधान में प्रस्तावना है। सबसे पहले प्रस्तावना, इसका क्रम बना के जो है कुछ आपको दे सकता है उसमें ऑब्जेक्टिव में, जिसमें संविधान के उद्देश्य दिए गए हैं। अपने संविधान को समझने से पहले इसकी प्रस्तावना में दिए गए उद्देश्यों पर विचार करें जो निम्नलिखित है। प्रभुत्व संपन्न राज्य। भारत की सरकार आंतरिक एवं बाहरी मामलों में अपनी इच्छानुसार आचरण एवं कार्य करने को पूर्ण स्वतंत्र है, इसलिए भारत को प्रभुत्व संपन्न राज्य कहा गया है। भारत की सरकार आंतरिक एवं बाहरी मामलों में अपनी इच्छानुसार आचरण एवं कार्य करने में पूर्ण स्वतंत्र है। कहने का मतलब इसको दबाव बस आप काम नहीं करा सकते हैं, ठीक। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत की सरकार जनता के लिए तथा जनता द्वारा चुनी जाती है, इसलिए इसे लोकतंत्रात्मक कहा जाता है, ठीक। भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को गणराज्य कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर कोई भी वंशानुगत किसी पद पर आसीन नहीं हो सकता है, वो चुनाव के माध्यम से ही होगा, ठीक। पंथ निरपेक्ष, आगे देखिए। राज्य किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता है, वरन सभी धर्मों के साथ समान आदर करता है। यहाँ धर्म की बात कर रहा है। किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता है, वरन सभी धर्मों के साथ समान आदर करता है। यानी जितने भी धर्म हैं सभी को समान भाव से देखता है हमारा संविधान, ठीक। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या है। भारत की सरकार जनता के लिए तथा जनता द्वारा चुनी जाती है, इसलिए इसे लोकतंत्रात्मक कहा जाता है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है, ठीक। निर्वाचन के माध्यम से उसका चुनाव होता है, ठीक। इसलिए भारत गणराज्य कहा गया। अब देखिए मानव अधिकार, क्या क्या मानव अधिकार हैं। मानव अधिकार जन्म से ही प्रारंभ हो जाते हैं और जीवन भर साथ रहते हैं, चाहे व्यक्ति किसी भी सामाजिक, आर्थिक स्तर, जाति व धर्म से संबंध रखता हो। 10 दिसंबर, अब देखिए यहाँ इम्पोर्टेंट बन रहा है। 10 दिसंबर 1984 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की। पूरा विश्व 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाता है। भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए 1933 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया।
तो यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन बन रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1933 में हुआ। अब मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया जाता है, इंटरनेशनल। ठीक। अब देखिए हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में क्या कहा गया है? हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अपने गांव, शहर, टोले, मोहल्ले में हम सभी छोटे बड़ों से अपनी बातें कहते रहते हैं। ऐसे ही हम देश प्रदेश में कहीं भी आते जाते रहते हैं। इन सब के लिए कोई रोका टोकी नहीं है। सोचिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सभी मनुष्यों को जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं जिन्हें मानव अधिकार कहते हैं। कहने का मतलब जो सभी व्यक्तियों को समान रूप से स्वतंत्रता प्राप्त है, कहीं आने किसी भी जगह हो जाओ, वही मानव अधिकार है। कोई भी काम आदमी कर सकता है। ये नहीं अवांछित कार्य नहीं, वांछित। इनमें से 6 अधिकार, यही क्वेश्चन बनेगी, इनमें से 6 अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में हमारे संविधान में दिए गए हैं जो निम्नवत हैं। कितने अधिकार हैं? 6 हैं। ठीक। अब इसमें से पहला क्या है? देखिए पहला अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या कहता है? संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान के आधार पर, स्त्री या पुरुष होने के आधार पर, या किसी विशेष जाति के होने के आधार पर, किसी धर्म के होने के आधार पर सार्वजनिक जगहों जैसे दुकानों, होटलों, सिनेमा घरों में जाने से रोका नहीं जा सकता है। ठीक। जैसे अगर कहीं ऐसे कोई घटना होती है तो समानता के अधिकार के द्वारा ही उस पर कार्रवाई की जाती है। इसी प्रकार सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर प्रदान किए गए हैं। छुआछूत, अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया है। जैसे छुआछूत बहुत लोग समाज में फैला रहे हैं, या पहले भी फैलाते थे, अभी हैं, घोषित किए गए हैं। सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधि को छोड़कर अन्य उपाधियों का अंत कर दिए गया है। ठीक। अब दूसरा क्या है? दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है? इसमें क्या है? भारत के सभी नागरिकों को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कोई भी अपना विचार समान किसी भी जगह समान रूप से अभिव्यक्त कर सकता है। उसके अभिव्यक्ति को कोई जो है नकारा नहीं जा सकता है। अब खक में देखिए क्या बोलता है? भारत के सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की आवश्यकता है। जैसे जो सम्मेलन है, कहने का मतलब जैसे अभी सुपर टेट के अभ्यर्थी जो है लखनऊ में वहाँ या CRT वहाँ धरना कर रहे हैं, तो शांतिपूर्ण मतलब सम्मेलन करने से नहीं रोक रहा है। शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता प्राप्त है। ये नहीं कि वहाँ जाकर शोरगुल करो या कोई उपद्रवी काम करो। ठीक। नेक्स्ट देखिए, ग में देश के नागरिकों को समिति या यूनियन बनाकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने की आज़ादी है। इसीलिए तो बच्चे जब भर्ती नहीं आती है तो यूनियन बनाकर जो है धरना करते हैं। यही क्या है इस, ठीक, यही राइट है, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत ही आता है। घ में देखिए क्या है? घ में है भारत के हर नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत के हर नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक। अब अंग देखते हैं। भारत के नागरिक को भारत में कहीं भी रहने एवं बसने की स्वतंत्रता प्राप्त है। वो किसी भी स्टेट में रह सकता है। ठीक। चाहे में देखिए, भारत का कोई भी नागरिक हो वह अपनी इच्छा के अनुसार रोज़गार कर सकता है। यानी कि वो उससे जबरन आप नहीं करा सकते हैं। अगर उसकी इच्छा है तभी वो काम करेगा। ठीक। अब दोष सिद्ध से संरक्षण जीवन जीने की एक निजी स्वतंत्रता है। किसी भी व्यक्ति को बिना अपराध साबित हुए दंड नहीं दिया जा सकता है। जैसे मान के लिए किसी के ऊपर कोई कार्रवाई, कोई केस हो जाती है तो उसको तब तक दंडित नहीं किया जा सकता है जब तक कि जो है उसका अपराध सिद्ध ना हो जाए या साबित ना हो जाए, दंड नहीं दिया जा सकता। और एक ही अपराध के लिए, इसमें पॉइंट देखिए, एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। उसे अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक। जीवन जीने की एवं निजी स्वतंत्रता, भारत में रह रहे सभी लोगों को जीने का अधिकार है। कोई भी उनकी जान नहीं ले सकता। लोगों के जीवन की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। कोई व्यक्ति जब कोई कानून तोड़ता है या अपराध करता है तो उसे पुलिस पकड़ती है।
कौन पकड़ता है? पुलिस पकड़ती है। पर जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता तब तक उसे जेल की सज़ा नहीं हो सकती। ठीक। गिरफ्तारी के समय अपने जुर्म की जानकारी लेना और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाना भी हमारा एक मौलिक अधिकार है। ठीक। जैसे अगर मान चलिए आपके पास आपके ऊपर कोई अगर केस हो जाती है तो अब बहुत लोग घबरा जाते हैं। इसमें क्या नियम है? 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाना भी हमारा एक मौलिक अधिकार है। ठीक। अगर उसमें दबिश बस कोई काम किया जाता है तो इसका मतलब है संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। शिक्षा का अधिकार, शिक्षक तो भाई शिक्षक सभी को मिलना चाहिए ये सभी के लिए है। अब यहाँ से अगर हम लोग टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं, सुपरटेट तैयारी कर रहे हैं जो अभ्यर्थी, उनको ये वाला जो आर्टिकल है इसको पूरी तरीके से पढ़ना चाहिए। देखिए, वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया है, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। जो आप इसको पढ़ रहे हैं, जो डीएलएड किए हुए हैं या बीएड किए हुए हैं, उसमें जो है उसमें एक बुक लगी थी, उसमें इसका जो है अलग से चैप्टर है, उसमें बहुत बढ़िया से दिए गए, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। इसको बहुत बेहतरीन दिए गए हैं। ठीक। देखिए, इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 RTE 2009 पारित किए गए। ठीक। अगर ये पूछता है, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किसके द्वारा बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू किए गए? तो संसद द्वारा लागू किए। कब? 2009 में पारित किए गए इसको। राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ ही अब देश के हर बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार कानूनी रूप से अनुमोदन के साथ ही अब देश के हर बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त है। किसी भी बच्चे को आप शिक्षा लेने से रोक नहीं सकते हैं। ठीक। अब देखिए तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये जैसे बहुत शोषण होता है, शोषण का मतलब है किसी भी प्रकार से शोषण हो सकता है। मानसिक शोषण किसी से कर रहे हैं वो भी शोषण के अंतर्गत आए, या किसी वर्कर को आप लगाए हैं वो उसका शोषण कर रहे हैं तो ये सब इसी के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं इसमें क्या है, संविधान क्या उल्लेख कर रहा है। इस अधिकार का मतलब है कि किसी व्यक्ति से जोर जबरदस्ती से काम नहीं लिया जा सकता है। अगर जैसे मान चलिए आप वर्कर लगवाए हैं, काम कर रहा है, अगर उसकी इच्छा नहीं है तो ज़बरदस्ती है उसको आप मार्क नहीं करा सकते हैं। ठीक। उसकी इच्छा है तभी करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति एक काम छोड़कर दूसरा काम करना चाहता है तो उसे रोका नहीं जा सकता। साथ ही बेगार लेने पर रोक है। किसी भी व्यक्ति को बिना मजदूरी, नियत से कम मजदूरी या खराब परिस्थितियों में ज़बरदस्ती काम करने को मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक। अब यहीं पर जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको आपको देखना चाहिए। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? साथ ही 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी नहीं कराई जा सकती है। देखिए, जैसे ढाबे पे बहुत सारे बच्चे लगे रहते हैं, अगर उन पर एक्शन लिया जाए, 14 वर्ष से कम है तो जो ढाबा वाला है उस पर कार्रवाई हो सकती है। या अदर जगह जो फील्ड में कहीं जगह आप देखेंगे बहुत से गरीब जो मज़दूर वर्ग के बच्चे हैं जो काम करते हैं, उन पर भी लोगों को ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ पे इस नियम के तहत। बंधुआ मजदूरी की प्रथा में मजदूर के इस मौलिक अधिकार का हनन होता है। ठीक। क्योंकि उसे मजबूर होकर एक ही जमींदार या ठेकेदार के पास काम करना पड़ता है। ठीक। तो इस प्रकार से साथियों देखिए, एक इसमें दिखाया गया एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे नन्हा रामू है। राम कुमार के पास सफाई के लिए एक प्रेस था। प्रेस में कागज़ काटने वाली मशीनें भी थी। उसने प्रेस में एक 14 साल के बच्चे रामू को हेल्पर की नौकरी पर रखा था। एक दिन राम कुमार ने रामू से कहा कि रात में प्रेस बंद होने पर कागज़ काटने वाली मशीन की सफाई कर देना। रामू जब रात में उस मशीन की सफाई कर रहा था तो धार वाली छुरी अचानक गिर पड़ी और रामू की उंगली कट गई। रामू के चिल्लाने पर पड़ोसी कारखाने के लोगों ने रामू को अस्पताल पहुंचाया और इलाज कराकर उसकी जान बचाई। वहीं किसी व्यक्ति ने प्रेस के मालिक राम कुमार की शिकायत अपने क्षेत्र के श्रम
श्रम प्रवर्तन अधिकारी लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर से कर दी, जहां से उस बाल मजदूरी प्रतिबंध एवं नियंत्रण अधिनियम 1986 के तहत बाल श्रम कराने के अपराध में जेल की सजा हो गई। तो कहने का मतलब अगर कोई ऐसी प्रक्रिया करता है तो वो उसके प्रस्त एक्शन किस तहत किया जा सकता है, तो जो अपने क्षेत्र के श्रम प्रवर्तन अधिकारी हैं लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, उसके पास आप कर सकते हैं। ठीक, ये कब लागू हुआ था, तो 1986 में नियम लागू हुआ था। ठीक, अब आगे देखिए, क्या तुम जानते हो। ठीक, क्या तुम जानते हो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना कानूनी अपराध है। नेक्स्ट पॉइंट, कानून की मनाही के बावजूद बच्चों से काम करवाने वाले व्यक्ति को 3 महीने से 1 साल तक की कैद हो सकती है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कानून की मनाही, जैसे कानून में तो प्रतिबंध लगाया है, बच्चों से अगर कोई काम करा रहा है तो व्यक्ति को 3 महीने से कम 3 महीने से 1 साल कैद हो सकती है। उसे 10,000 से लेकर 20,000 रुपये तक जुर्माना भी हो सकता है। ठीक, अगर कोई ऐसे काम करता है तो दंडनीय कार्य। नेक्स्ट पॉइंट, बाल मजदूरी के खिलाफ शिकायत अपने क्षेत्र के थाना श्रम प्रवर्तन अधिकारी या मजिस्ट्रेट के कोर्ट में की जा सकती है। अब देखिए आगे, सरकार द्वारा बच्चों को मुफ्त, नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार द्वारा बच्चों को मुफ्त दोपहर का भोजन, किताबें, बैग और ड्रेस के साथ निःशुल्क शिक्षा एवं छात्रवृत्ति दी जा सकती है। अतः माता पिता का यह दायित्व है कि वह अपने बच्चों से श्रम न कराकर उन्हें स्कूल भेजें। ठीक, अब चौथा है धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे कोई किसी भी धर्म से है, भाई हिंदुस्तान में तो बहुत सारे धर्म हैं। ठीक, लेकिन धर्म की परिभाषा धारयति धर्म, जो धारण किए जाए वही धर्म है, यानी कि व्यक्ति जिस फील्ड से हो उसका क्या कर्तव्य है उसको वही कार्य करना चाहिए, वही उसका धर्म है। और बाकी तो पंथ हैं, पंथ और धर्म में बहुत अंतर है, इसका एक अलग विषय है, उस पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं। भारत में सभी को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मोमडन हो, चाहे जो हो, किसी को भी व्यक्तिगत रूप से अपने रीति रिवाजों का पालन करने से नहीं रोका जा सकता। सभी को अपने धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करने की स्वतंत्रता है। आपने देखा होगा कि हम सभी होली, दिवाली, ठीक, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, लोहड़ी जैसे त्योहारों को कितने आनंद के साथ मनाते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है जो पाँचवा पॉइंट क्या है हमारा, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। जिस धर्म या समाज के लोग कम संख्या में, उन्हें भी कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है। उन्हें अपने समाज में शैक्षिक संस्थाएं खोलने का और अपनी भाषा एवं संस्कृति को आगे बढ़ाने का अधिकार है। छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, कहीं पर यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसे सीधे उच्चतम या उच्च न्यायालय में मुकदमा करने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। अगर ऐसी कहीं कार्यवाही हो रही है तो आप इसको कर सकते हैं। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। यदि वह ऐसा नहीं करती है तो उसके विरुद्ध लोकहित का मुकदमा किया जा सकता है। वर्तमान में जो गवर्नमेंट जो जिस जगह रहेगी राज्य में, ठीक, लोकहित का मुकदमा। अब लोकहित के मुकदमे का है, इसको देखिए, जिनके मौलिक अधिकारों को हनन किया जा रहा है उनकी ओर से कोई भी व्यक्ति लोकहित का में मुकदमा कर सकता है। यानी जैसे एक व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति को अगर परेशान कर रहा है तो तीसरा व्यक्ति जो है अगर चाहे तो मुकदमा कर सकता है। ठीक, वो भी स्वयं कर सकता है। संविधान में जहाँ नागरिकों के मूल अधिकार दिए गए हैं वहीं देश की एकता और अखंडता को बनाए के रखने के लिए आपातकालीन की व्यवस्था भी की गई है। देश में बाह्य आक्रमण, युद्ध अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल लागू किया जा सकता है। क्वेश्चन बनता है आपातकाल किस स्थिति में लगता है। देश में बाह्य आक्रमण, युद्ध तथा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल लागू किया जा सकता है। आपातकालीन के दौरान राष्ट्रहित में नागरिकों को कुछ मूल अधिकार स्थगित भी किए जा सकते हैं। कहने का मतलब अगर ऐसी स्थिति होती है तो उसमें जो मूल अधिकार हैं उस पर थोड़ा बदलाव भी किया जा सकता है। ठीक, ख़त्म नहीं किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, ये देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। संविधान में सरकार को नीतियाँ
नीतियाँ बनाने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। अब यही काफ़ी लोग नहीं समझ पाते हैं कि नीति निर्देशक तत्व क्या है या नीति निर्देशक तत्व क्या है, तो इसको समझिए एक लाइन। संविधान में सरकार को नीतियाँ बनाने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, दिए गए हैं, जिन्हें नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। ठीक, राज्य नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, किंतु इसके लागू न होने पर राज्य के विरुद्ध न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। कुछ नीति निर्देशक तत्व निम्न दिए गए हैं। अब आगे देखते हैं। सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे सभी को काम करने का अधिकार मिले, काम के लिए अच्छा एवं स्वास्थ्य वातावरण मिले, आराम एवं सम्मान से रहने लायक वेतन और उद्योगों के संचालन में मजदूरों की भी भागीदारी हो। ठीक, और उद्योगों संचालन, बच्चों को अपने विकास के लिए स्वतंत्र और सम्मान भरा वातावरण मिले। नीतियाँ ऐसी हो जिसमें समान काम के लिए समान मजदूरी मिले, स्त्री एवं पुरुषों के वेतन या मजदूरी में किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। जैसे अगर मान चलिए मेल फीमेल वर्कर हैं, कहीं पर काम चल रहा है, पुरुष को ज़्यादा पगार मिल रही है, स्त्री को कम मिल रही है, तो ये चीज़ वहाँ इसका जो है उल्लेख किया गया है। यहाँ पर भेदभाव न किए जाए, समान वेतन दिए जाए। ठीक, ऐसी नीतियाँ बनाई जाएँ जिससे कुछ लोगों के पास अधिक धन हो जाए और अन्य लोग निर्धन रह जाए। सभी पुरुषों और स्त्रियों को पर्याप्त रोजगार दिलाने के लिए नीति बनाई जाए। किसी को भी ऐसा काम करने पर मजबूर न होना पड़े जिससे उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता हो। निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना जिससे गरीबों को न्याय प्राप्त हो सके। पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा प्रयास करना। राज्य को निर्देशित किया गया है, राज्य को ठीक किया गया है कि वह कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा हेतु प्रयास करना। अब देखिए यहाँ मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है। मौलिक कर्तव्य क्या है? ठीक, अभी तक आपने हमारे मौलिक अधिकारों को जाना है, परंतु हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं। ये मौलिक अधिकार थे अभी जो आपने पढ़ा, अब मौलिक कर्तव्य भी हैं। इनमें मौलिक कर्तव्यों को 1976 में संविधान में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976। ठीक, जिसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, अब देखिए डिस्क्रिप्शन में इसमें क्या हो सकता है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों हृदय में सजोए और उनका पालन करें। उच्च आदर्श कहने का मतलब जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वही उच्च आदर्श हैं हमारे लिए। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण मतलब उसको तोड़ा ना जाए, जैसे है वैसे ही रखा जाए, बनाए रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अगर ऐसे जैसे मान चलिए अगर प्रधानमंत्री अगर कोई घोषणा करते हैं या राज्य के द्वारा कोई घोषणा की जाती है अपने राज्य में या जिला स्तर पर अगर कोई अधिकारी अगर घोषणा करता है तो उसको वहाँ के नागरिकों को मानना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। कहने का मतलब उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान में वृद्धि हो। अभी बहुत से समाज हैं जहाँ पर स्त्रियों को बहुत ही अदृष्ट देखा जाता है, लेकिन आज वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। पुरुष के अपेक्षा स्त्रियाँ ज़्यादा ऊँचे ऊँचे पदों पर आसीन हैं। वर्तमान में भी अभी देखिए जो UPSC का रिजल्ट जारी हुआ उसमें बहुत सारी महिलाएं या लड़कियों का हुआ है, लड़कों का कम ही हुआ है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संस्कृति के गौरव को समझें और उसका सम्मान करें। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करें और उनका संवर्धन करें, मतलब विकास से संबंधित है। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, यानी कि जीवों पर दया करो, ये नहीं कि उनका हनन करो। अभी इससे संबंधित एक बहुत ही एक सारस आरिफ का इससे एग्जाम्पल दे सकते हैं। उन्होंने किस प्रकार से दिखाया समाज में किस प्रकार से जीवों पर दया करनी चाहिए, क्योंकि जीवों के अंदर भी प्रेम होता है। जब वो बाइक चलाते थे बाइक ऊपर उड़ता था, ये चीज़ यही है, जीवों पर दया करनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। वर्तमान एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ठीक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ठीक, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट
की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। ठीक, अब आगे देखिए। हर माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के अपने बच्चों या अपने बाल्य को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। यह कर्तव्य 2002 में संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है? 11। ठीक, 11 है। मूल अधिकार एवं कर्तव्य परस्पर जुड़े हुए हैं। हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। अब यहाँ पर अभ्यास प्रश्न है। अब अभ्यास प्रश्न आपको कराया जाएगा तुरंत। ठीक, जय हिंद दोस्तों। देखिए, अभी हमने उसको थ्योरेटिकल कराया, अब इसमें कुछ अभ्यास प्रश्न हैं। देखिए अभ्यास प्रश्न क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर वाले विकल्प के सामने वाले गोले को काला कीजिए। तो यहाँ गोला नहीं भरना है, यहाँ सिर्फ हम आपको बता दे रहे हैं। प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब फिर नेक्स्ट क्या है, खा वाला। खा में दिया है मौलिक अधिकारों की संख्या है। तो मौलिक अधिकार कितने हैं? अभी तो मैंने इसको पढ़ाया, 6 हैं। अब ये सब जो हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो इसको मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा सारे प्रश्न का। अभी जो मैं पढ़ाया उसी में सारे उत्तर हैं। ठीक, इसके बाद थोड़ा सा जो छोटा है उसको मैं करा दे रहा हूँ। ये देखिए, भरने वाला करा दे रहे हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो भीमराव अंबेडकर थे। कौन था? भीमराव अंबेडकर। ठीक, और उसके बाद नेक्स्ट है खा में, संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को डॉट डॉट मौलिक कर्तव्य दिए हैं। तो इसमें जो है 11 मौलिक कर्तव्य प्राप्त हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मौलिक अधिकारों के हनन पर भारतीय नागरिक को किसके शरण में जा सकता है या कहाँ जा सकता है या कहाँ पर अपनी अपील दायर कर सकता है? तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक, इस प्रकार से मित्रों आज का ये वीडियो रहा। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत ही बेसिक बेहतरीन क्लास रही, आपके सुपर टेट भर्ती के लिए रामबाण साबित होगा। ऐसे ही वीडियो में बराबर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।